नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। आज हम भारत में चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि चक्रवात कैसे उत्पन्न होते हैं और कहाँ पर उत्पन्न होते हैं। तो देखिए पहले कि भारत में चक्रवात मुख्यतः बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं तथा पश्चिम से पूर्व की दिशा में गति करते हुए पूर्वी घाट से टकराते हैं। परिणाम स्वरूप पूर्वी घाट में वर्षा तथा विनाश का कारण बनते हैं। ठीक है, तो ये जो पश्चिम से पूर्व दिशा में ये चलते हैं और ये पूर्वी घाट से टकराते हैं। तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे कि बंगाल कहाँ पर ये उत्पत्ति हो रही है इनकी, बंगाल की खाड़ी में हो रही है। तो ये जानते हैं। पहला पॉइंट हम देख लेते हैं कि सितंबर माह के अंत तक बंगाल की खाड़ी गर्म हो जाती है। यानी मई जून सितंबर अक्टूबर महीने में बहुत तेज़ी से गर्मी पड़ती है और इस माह में यानी सितंबर के माह अंत तक बंगाल की खाड़ी गर्म हो जाती है और खाड़ी की ये उष्ण जल सतह उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आदर्श दशाएं यानी कंडीशन उपलब्ध कराती है। दूसरा पॉइंट है कि ये चक्रवात पूर्वी जेट धारा की सहायता से पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तथा पूर्वी घाट में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वर्षा करते हैं। यानी चक्रवात किससे होने वाली वर्षा है वो आपके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वर्षा करते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि ये पूरी प्रक्रिया सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक होती है। यानी पूरी प्रक्रिया सितंबर के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक होती है। तो चक्रवातों की दशाओं को बनने की स्थिति समझे आप। तो दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि उत्तर भारत में मैदान में बनारस तथा इलाहाबाद तक इन चक्रवातों से प्रभावित होता है। यानी जो चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से टकराते हुए आपकी ये इलाहाबाद और बनारस तक की इनका प्रभाव चक्रवातों का देखा जाता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम देखते हैं कि चक्रवात में केंद्र से बाहर की तरफ वायु का दाब बढ़ता जाता है। यानी केंद्र से बाहर की तरफ वायु का दाब बढ़ता जाता है। यानी ये चक्रवात आप समझ लीजिए। तो वायु का जो दाब है वो केंद्र से बाहर की तरफ यानी यहाँ बहुत कम होगा और बाहर की तरफ बढ़ता होगा। यानी यहाँ पर अगर 10 पॉइंट है कोई तो यहाँ पर आपका 100 होगा। तो आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को। तो वही बात हम कर रहे हैं। तो देखते हैं इसी पॉइंट को फिर से कि केंद्र से बाहर की तरफ वायु का दाब बढ़ता जाता है। केंद्र में वायु दाब निम्न होती है जिस कारण से बाहर से पवनें इसे भरने के लिए अंदर की ओर आती हैं और इन पवनों की गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलती है। यानी इस केंद्र को भरने के लिए जो चक्रवात की स्थिति होती है, चक्रवात के केंद्र को भरने के लिए 220 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आती हैं यानी निम्न दाब को भरने के लिए। ठीक है, तो ये हवाएं सीधी केंद्र में प्रवेश नहीं करती हैं बल्कि चक्राकार के रूप में प्रवेश करती हैं। यानी आपका ये केंद्र है चक्रवात का, तो इसका मतलब ये नहीं डायरेक्ट इसी में आए, एकदम तेज गति के साथ इस प्रकार से तेजी से अंदर प्रवेश करती हैं। तो इसमें आने वाली सभी जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसमें सब बहुत क्षति पहुंचती है। तो देखते हैं इसी पॉइंट को फिर से प्रवेश करती हैं और उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात में पवनों की दिशा घड़ी की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के साथ होती है। तो ये पॉइंट आपको देखना है कि अक्सर पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा क्या होती है, वो घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज होती है। यानी घड़ी आपकी इस दिशा में चलती है तो चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में इस दिशा से इस प्रकार से केंद्र की ओर प्रवेश करेंगे। जबकि दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो वहां पर आपकी जो चक्रवात की उत्पत्ति में जो वायु प्रवेश करेगी केंद्र की तरफ निम्न दाब को भरने के लिए, तो वहां पर घड़ी क्लॉकवाइज प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से चक्रवात केंद्र की तरफ बढ़ेंगे। तो ये पॉइंट आपका ये उत्तरी गोलार्ध की स्थिति है जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तूफानों की जो स्थिति गति होती है, और जो आपकी दक्षिणी गोलार्ध में वो क्लॉकवाइज चलती है यानी जो घड़ी की दिशा उसी की दिशा के तहत वो केंद्र में प्रवेश करती हैं, क्या हवाएं प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है कि उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज हवाएं केंद्र की तरफ चलती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर। अगले पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट है कि चक्रवात के केंद्र में ये पवनें एक निश्चित सीमा से आकर टकराकर ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। इस सीमा की चक्रवात को आंख की दीवार कहते हैं। तो ये भी अक्सर ये पर्यावरण के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चक्रवात की दीवार, चक्रवात की जो केंद्र उसे हम क्या कहते हैं, तो ये क्या उसे कहते हैं, आंख कहते हैं। ठीक है, चक्रवात की आंख कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है।
और ये केंद्र की तरफ आने पर इसके प्रकार जब केंद्र में आती तो ये केंद्र में ना ठहर कर ऊपर उठती हैं, यानी आसमान की तरफ जाती हैं। तो ठीक, ये पॉइंट आपका क्लियर। तो क्या है कि इसी सीमा की आँख की चक्रवात की आँख की दीवार कहते हैं, यानी इस सीमा को चक्रवात की आँख की दीवार कहते हैं। तथा चक्रवात की केंद्र में आँख चक्रवात के केंद्र में चक्रवात की आंख स्थित होती है और यह एक शांत क्षेत्र होता है। इसके ऊपर आसमान साफ होता है। इसके जो ऊपर जो आपका चक्रवात है, इसके ऊपर का जो आसमान है वो साफ होता है, जबकि आंख की दीवार के पास की जो हवाएं आपस में टकराकर ऊपर उठती हैं तो काफ़ी मेघों का निर्माण करती हैं। सबसे अधिक वर्षा चक्रवात की आंख के सहारे ही होती है, यानी केंद्र का जो मुख्य बिंदु चक्रवात क्या है वहाँ पर शांत रहती है हवाएं, उसके ऊपर का जो आसमान है वो साफ रहता है, वहाँ कोई बादल नहीं रहते, लेकिन चक्रवात के चारों तरफ बारिश खूब होती है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट की हम बात करें तो अगला पॉइंट है कि चक्रवात की आंख शांत क्षेत्र होता है, यानी पूछा जाता है कि चक्रवात का कौन सा क्षेत्र शांत होता है, तो आपका राइट आंसर होगा जो केंद्र होगा, यानी केंद्र को हम क्या कहते हैं, चक्रवात की आंख कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि चक्रवात की आंख शांत क्षेत्र होता है। यहाँ खड़े व्यक्ति को चक्रवात का आभास नहीं होता है। चक्रवात की आंख का व्यास 25 से 30 किलोमीटर होता है और जबकि पूरे चक्रवात का व्यास 500 से 600 किलोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर। जो केंद्र है वो बहुत ही 1 किलोमीटर के दायरे में होता है, तो वो 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में शांत क्षेत्र रहता है। ठीक है, जैसे कि ये आपका चक्रवात है, ये आपका चारों तरफ घूम रहा है, तो जो इतनी जो व्यास है इसकी, ये 25 से 30 किलोमीटर के बीच की दूरी का जो जिस दिशा में जाएगा वहाँ शांत रहेगा। ठीक है, और इधर जो आपकी स्पीड होगी वो किलोमीटर की जो आपकी 500 से 600 किलोमीटर तक फैला होता है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट की हम बात करें, अगला पॉइंट है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उत्पन्न होने के लिए सागर सतह का जल का तापमान 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए, यानी जो सागर में चक्रवात की उत्पत्ति होती है उसके लिए शर्त है कि 27 डिग्री से तापमान अधिक होना चाहिए, उससे कम होगा तो चक्रवात की स्थिति नहीं बनेगी। ठीक है, अगला पॉइंट है, यहीं से देखते हैं कि इससे नीचे वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं हो पाती। यही कारण है कि चक्रवात विषुवत रेखा के पास 10 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर ही बनते हैं, यानी आपकी हम बता दें कि ये आपकी पृथ्वी है। पॉइंट क्लियर करके हम आपको बता दें कि ये आपकी पृथ्वी है, तो विषुवत रेखा ये आपकी ये कर्क रेखा मकर, यानी उत्तर में 10 अंश और दक्षिण में 10 अंश की जो स्थिति बनेगी आपकी यहाँ से ये वाली, तो यहाँ पर चक्रवात की स्थिति ज़्यादा बनती है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पर जो तापमान है जो जल का वो बहुत अधिक हो जाता है और यहाँ बाष्पीकरण होने लगता है, और जब बाष्पीकरण होगा तो स्वाभाविक है चक्रवात की स्थिति बनेगी। तो आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। हाँ, हम देखते हैं कि अगला पॉइंट देखते हैं कि चक्रवात विषुवत रेखा पर ही नहीं बनती, लिखा है कि चक्रवात विषुवत रेखा पर नहीं बनती क्योंकि वहाँ पर कोरियोलिस बल का मान शून्य होता है। कोरियोलिस बल का मान भी शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बल का मान शून्य होगा तो चक्रवात की स्थिति नहीं बनेगी, जिस कारण पवनें चक्राकार गति नहीं कर पाती हैं और कोरियोलिस बल का मान अधिकतम ध्रुवों पर होता है और वहाँ पर सागर सतह का तापमान कम होता है। यानी परिस्थिति ये है कि जो आपके विषुवत रेखा पर चक्रवात इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि वहाँ पर कोरियोलिस बल कम होता है, लेकिन ध्रुवों पर कोरियोलिस बल अधिक होता है, लेकिन वहाँ पर जो तापमान है वो कम होता है, जिस कारण से वहाँ नहीं बनते। लेकिन वो जो विषुवत रेखा के पास का क्षेत्र है 10 अंश यानी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ही बनते हैं। तो ये समझ गए होंगे आप इस पॉइंट को। अगले हम पॉइंट की बात करते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा महाद्वीपों के पूर्व तट पर ही बनते हैं क्योंकि पूर्वी तटों पर गर्म जलधाराएं होती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात हमेशा महाद्वीपों के पूर्वी तट पर ही बनते हैं। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि महाद्वीपों के किस तट पे बनते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो हमेशा याद रखना है कि पूर्वी तट पे बनते हैं, ना कि पश्चिम तट पर, क्योंकि पूर्वी तटों की पर गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती हैं और पश्चिम तटों पर ठंडी होती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि चक्रवात होते हैं वो पूर्वी तट पर बनते हैं, जबकि आपकी हम बात करें कि जो आपके रेगिस्तान होते हैं वो हमेशा महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र पर बनते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और अगला पॉइंट देखते हैं कि इन चक्रवातों को अलग अलग
देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो चक्रवात है उनके नाम देख लेते हैं। जैसे कि अमेरिका में हरिकेन नाम से जाना जाता है चक्रवात जब आता है, तो चीन में टाइफून जाना जाता है, भारत में चक्रवात साइक्लोन इंग्लिश में कहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली विलेज कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने जाने कि किस देश में किस चक्रवात को कौन सी स्थानीय नाम से जाना जाता है। और हम पॉइंटों की बात कर लेते हैं, कुछ रह गए हैं। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की ऊर्जा का स्रोत सघन की गुप्त ऊष्मा होती है। तो ये अक्सर प्रश्न कंपटीशन में पूछा जाता है कि जो उष्ण चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, तो आंसर होगा सघन की गुप्त ऊष्मा होती है। तो ये आपको याद रखना है कि जो उष्ण चक्रवातों की जो ऊर्जा का स्रोत है वो आपकी सघन की गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है कि चक्रवात की मृत्यु तब होती है जब उसकी आंख का सघन यानी कंडेंसेशन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त होना बंद हो जाए, यानी उसको जो गुप्त ऊष्मा आँख चक्रवात की आँख को गुप्त ऊष्मा मिलना बंद हो जाए, वहीं पर चक्रवात की मृत्यु हो जाती है, यानी अंत हो जाता है। ऐसा दो कारणों से होता है। जब चक्रवात ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं, यानी चक्रवात जब ध्रुवों की तरफ जाने लगेंगे तो वहाँ पर इसकी गुप्त ऊष्मा मिलना बंद हो जाएगा। और चक्रवात जब स्थल खंड की तरफ जाने लगते हैं, यानी जब तक समुद्र में रहेंगे तब तक चक्रवात की आँख में जो गुप्त ऊष्मा मिलती रहेगी। जैसे ही वो स्थल खंड पे जाते हैं, वहाँ पर टकराते हैं, तो उनकी गुप्त ऊष्मा मिलना बंद हो जाता है और इससे वो उनकी चक्रवातों की मृत्यु हो जाती है। तो ये आपने कुछ चक्रवातों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमारे साथ आपने डिस्कशन किए, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।